हेलो एवरीवन। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा गैमेटोजेनेसिस का स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, तो इस वीडियो में हम oogenesis का प्रोसेस समझेंगे और डिटेल में देखेंगे कि oogenesis की प्रोसेस होती कैसे है और इन इजी वे नोट्स लगभग समझाने वाले हैं। देन आप एग्ज़ाम में अपनी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नोट्स भी मैं जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगी। अब सबसे पहले oogenesis होता क्या है। oogenesis इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था, फॉर्मेशन ऑफ अ मेल गैमीट विच इज स्पर्म, वैसे ही oogenesis है फॉर्मेशन ऑफ ओवम विच इज़ फीमेल गैमीट। ठीक है। oogenesis स्टार्ट फ्रॉम द फीटस स्टेज। जब वुमेन होती है, जब वो प्रेग्नेंट रहती है तो उसके अंदर जो फीटस रहता है, फीटस मतलब अनडेवलप्ड चाइल्ड, ठीक है, जिसका अभी तक फुल्ली डेवलपमेंट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, जो फीटस है। तो जब जो फीटस रहता है उसी टाइम से अगर वो गर्ल चाइल्ड है तो उसके अंदर तभी से oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होगी। ठीक है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्यूबर्टी के टाइम थी 13 इयर्स में मैन में, वैसे ही फीमेल में oogenesis की फीटस स्टेज में शुरू हो जाती है। अब जो oogenesis है उसके भी 3 फेज है, सेम एज स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज़, देन है ग्रोथ फेज़ एंड देन है मैच्यूरेशन फेज़। अब हम आगे चलते हैं। अब यह है ओवरी ऑफ फीमेल फीटस। जो वुमेन के अंदर जो फीमेल फीटस है, जो गर्ल होगी, जो अभी अनडेवलप है, जो डेवलप नहीं हुई है, उसके फीटस में, उसकी ओवरी में, फीटस की ओवरी में क्या क्या है। सबसे पहले जो साइड का पार्ट है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं और बीच वाले को मेडुला। एम से मिडिल, एम से मेड्यूला। ठीक है। बीच वाला मेडुला। इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं जिन्हें हम जर्म सेल्स या स्टेम सेल्स कहते हैं। जैसे जो उधर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में भी स्टेम सेल्स थी जिनको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, वैसे ही जो यहाँ प्रेजेंट स्टेम सेल्स हैं जो कि ओवम का फॉर्मेशन करती हैं उनको oogoनियम कहते हैं। ठीक है। ये बहुत इजी है, थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा लेयर्ड सेल्स वगैरह हैं जो हमें याद करनी होगी। अब ये डायग्राम मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि तब तक आपको समझ आ चुका होगा। अब जो स्टेम सेल्स होती हैं जिनको oogoनियम कहते हैं, उससे ओवम का फॉर्मेशन होता है। जो oogoनियम होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, उनमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वो माइटोसिस करती हैं जिसको हम इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं, जो कि अपना नंबर इंक्रीज़ करने के लिए करती हैं, वो सेम एज डिप्लॉयड। तो माइटोसिस करती हैं, प्राइमरी oocytes बनाती हैं। वहाँ भी जो स्पर्मेटोगोनियम थी वो एक माइटोसिस करती थी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती थी। सेम यहाँ भी है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगी जो कि डिप्लॉयड होती हैं। उनमें कोई रिडक्शनल डिवीज़न नहीं होता क्योंकि जो माइटोसिस होता है वो इक्वेशनल डिवीज़न होता है। उसमें जो पेरेंट सेल रहती है वो डिवाइड करके डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाती है। इनमें भी 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे। ठीक है। फिर जो प्राइमरी oocytes रहेंगी वो मियोसिस करती हैं, वो मियोसिस 1 स्टार्ट करती हैं। मियोसिस के 2 फेज़ होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, जो कि रिडक्शनल डिवीज़न है। तो वो मियोसिस 1 स्टार्ट करती हैं और जो उसका पहला फेज़ रहता है प्रोफेज़ 1, वो वहीं पे अरेस्ट मतलब स्टॉप हो जाती है, वो प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। ठीक है, आगे नहीं बढ़ती है। इट फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल। फिर उसके बाद ये प्रोसेस तो बंद हो गई, तो मियोसिस 1 पूरा नहीं हो पाया। अब क्या करती है, जो उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है। प्राइमरी फॉलिकल कैसे बनता है, बाय ग्रुपिंग द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स सेल्स अराउंड देम एंड दीज कॉर्टेक्स सेल्स आर नोन ग्रेनुलोसा सेल्स। जो ये कॉर्टेक्स है, यहाँ जो सेल्स प्रेजेंट होगी, ये छोटी छोटी सेल्स है ना, और ये है हमारे प्राइमरी oocytes। ठीक है, मान लो ये प्राइमरी oocytes हैं, ये प्राइमरी oocytes हैं। ठीक है, इनमें माइटोसिस हुआ, जो oogoनियम है उनमें माइटोसिस हुआ और ये प्राइमरी oocytes बनी। फिर जो प्राइमरी oocytes हैं वो क्या करती हैं, जो कॉर्टेक्स सेल्स रहती हैं, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट जो सेल्स रहती है जिनको ग्रेनुलोसा सेल्स भी कहते हैं, वो उन सेल्स को अपनी ओर बुलाती हैं। ठीक है, अपनी ओर बुलाती हैं और इकट्ठा कर लेती हैं, ऐसे ग्रुपिंग कर लेती है। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी oocyte और अपने चारों ओर इसने ग्रेनुलोसा सेल्स को बुला दिया, एक लेयर बना दी उसकी, तो इनको क्या कहते हैं अब, प्राइमरी फॉलिकल्स। फिर क्या है, नाउ द फीटस इज़ अबाउट 9 months एंड द पार्चुरेशन इज़ एल्ड। अब जो फीटस होगी, अब ये इतनी प्रोसेस हो गई। ठीक है, उसने ग्रेनुलोसा सेल्स को बुला दिया, अपने चारों ओर सेल्स लगा दी और प्राइमरी फॉलिकल बन गया और अंदर क्या है, प्राइमरी oocytes है। अब जो फीटस है वो 9 month का हो गया है। अब जो वुमेन है उसकी डिलीवरी का टाइम हो गया, फीटस एक गर्ल चाइल्ड बन के बाहर आ जाएगा।
अब एक टेबल है, ये फीटस है जिसमें जो हमारी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो बन गई थी, ठीक है, पार्चुरेशन से पहले। अब पार्चुरेशन के बाद क्या होगा, पार्चुरेशन से 12 से 13 साल मतलब प्यूबर्टी के टाइम तक क्या होगा, मतलब जैसे गर्ल चाइल्ड पैदा हो गई है उसकी डिलीवरी के टाइम से सीधा 13-14 जब तक प्यूबर्टी ना आ जाती है तब तक क्या होगा, डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल, ठीक है, डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स। इसमें क्या होता है, जो ये ग्राफियन फॉलिकल्स बनी है ना वो सारी की सारी डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, जिनको क्या कहते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया, ठीक है। इस प्रोसेस को फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। जो ग्राफियन फॉलिकल्स बनी थी, सॉरी जो ग्रैनुलोसा सेल्स है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स बनी थी वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, वो सेल्स जो कॉर्टेक्स सेल्स थी वो डीजनरेट होना शुरू। अब डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स होना शुरू हो गया जिसे फॉलिकल एट्रेसिया कहते हैं, ठीक है। फीटस के टाइम पे करोड़ों करोड़ों प्राइमरी फॉलिकल्स बने हुए रहते हैं, लेकिन प्यूबर्टी आने तक उसमें जो पर ओवरी में मतलब हर एक ओवरी में 60 से 80,000 मतलब 60 to 80,000 फॉलिकल्स ही बचे रहते हैं करोड़ में से, क्योंकि वो डीजनरेट हो जाते हैं पार्चुरेशन से प्यूबर्टी तक, ठीक है। अब क्या है, जो प्राइमरी oocytes हैं, प्राइमरी oocyte जो प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर हैं, oocyte जो कि प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गए थे, रुक गए थे, तो प्राइमरी oocyte गेट कवर्ड बाय मल्टीलेयर्ड ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। अब जो प्राइमरी oocytes हैं वो बहुत सारी ग्रैनुलोसा सेल्स से कवर्ड होने लग जाते हैं, मल्टीलेयर्ड बहुत सारी लेयर्ड ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। ग्रैनुलोसा सेल्स क्या थी, जो कि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट सेल्स थी, ठीक है, उनसे कवर्ड होने लग जाते हैं। थीका सेल्स, उनमें से एक लेयर को क्या कहते हैं, थीका सेल्स कहते हैं, ठीक है। कुछ जो थीका सेल्स रहती है जो कि थीका लेयर बनाती है वो भी बनती है, ठीक है। ये है प्राइमरी oocytes, ये ग्रैनुलोसा सेल्स है और एक लेयर बन जाती है उनके चारों ओर जिसको क्या कहते हैं, थीका लेयर कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या बन जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल। जब थीका लेयर बन जाती है तो क्या बन जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। अभी उसके अंदर प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, सेकेंडरी नहीं है, बस सेकेंडरी फॉलिकल बन गया है वो। अब क्या होगा, जब सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा तो मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी। मियोसिस 1 जो प्रोफेज 1 में जो वो अरेस्ट हो चुका था, अब उसकी पूरी टीलोफेज तक वो फेज़ कंप्लीट हो जाएगा और मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी। अभी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई है, ना कि शुरू हुई है, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद कुछ चेंजेस आएंगे और मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा, टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल बन गया। अब जो उसके अंदर जो प्राइमरी oocytes हैं, मियोसिस 1 कंप्लीट के होने के बाद वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया और उसमें उसने एक पोलर बॉडी भी रिलीज़ करी, ठीक है। यह है प्राइमरी oocyte, ठीक है। मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, उसने एक मतलब छोटी सी अनशेप्ड पोलर बॉडी रिलीज़ की और एक सेकेंडरी oocyte बनाया, ठीक है, और वो टर्शरी फॉलिकल में बदल गया। अब उसके बाद टर्शरी फॉलिकल ये होता है, ठीक है। ये है हमारे पास सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte ये एक अनशेप्ड क्या है, सॉरी, ये एक पोलर बॉडी भी उसने रिलीज़ की जो कि सेम साइज़ की नहीं होती है, जो कि वो सेम साइज़ की होनी चाहिए मियोसिस के बाद, मतलब हैप्लॉइड होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। पोलर बॉडी जो कि बाद में क्या हो जाएगी, खुद ही डीजनरेट हो जाएगी। ये बहुत सारी ग्रैनुलोसा लेयर है, ग्रैनुलोसा सेल्स ने बहुत सारी लेयर बना दी जिसको ग्रैनुलोसा लेयर कहते हैं। अब जो थीका है वो 2 लेयर में कन्वर्ट हो गई, एक्सटर्नल थीका एंड इंटरनल थीका, ठीक है। एक्सटर्नल काफ़ी लंबी लंबी सेल्स की होती है जबकि जो इंटरनल रहती है वो सर्कुलर सेल्स की बनी हुई रहती है। अब जो हमारा सेकेंडरी oocyte है उसके वहाँ पे एक कैविटी फॉर्म होने लग जाती है, सेल्स जो रहती है वहाँ की वो हटने लग जाती है, डीजनरेट या फिर मूव ऑन, इधर उधर साइड को मूव ऑन करने लग जाती है। तो उस कैविटी को क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं, ठीक है। उस कैविटी को एंट्रम कहते हैं। अब जो टर्शरी फॉलिकल है उसके अंदर सेकेंडरी oocyte है और एक पोलर बॉडी है। बाद में वो दोबारा से मैच्योर हुआ, मैच्योरेशन फेज़ आया तो वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जब वो ग्राफियन फॉलिकल में पहुंच जाता है तो मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो दोबारा से मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। अब जो ग्राफियन फॉलिकल है वो एक मैच्योर फॉलिकल है,
ग्राफियन फॉलिकल जब बनता है तो म्योसिस 2 स्टार्ट हो जाती है, वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। पहला वाला क्या था, वो जो प्राइमरी फॉलिकल था वो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया था। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ नॉन सेलुलर लेयर आउटसाइड द ओवम विच इज़ कॉल्ड जोना पेलुसिडा। अब जो हमारी सेकेंडरी oocyte बन गया, अब वो ग्रो होके ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ओवम है, अब हम सेकेंडरी oocytes को ओवम बोल सकते हैं। अब जो वो ओवम है उसके बाहर एक नॉन सेलुलर लेयर बन जाती है जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। ठीक है, एक नॉन सेलुलर लेयर होती है वो, जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। जो एंट्रम रहता है, जो कैविटी बनने लग जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सेकेंडरी oocytes के बाहर वो इंक्रीज़ हो जाती है। सम ग्रेनुलोसा सेल अटैच टू ओवम जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं, और एन अदर आर सेपरेटेड बाय एंट्रम। अब देखो डायग्राम में, यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ये है हमारा ओवम, जो सेकेंडरी oocytes था वो ओवम में कन्वर्ट हो गया, मतलब अब वो मैच्योर हो गया है। उसके बाहर कुछ ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। ठीक है, ये एक लेयर है जिसे हमने जोना पेलुसिडा बोला था। यहाँ नॉन सेलुलर लेयर, मतलब सेल्स की नहीं रहती, खाली एक लेयर बन जाती है, कवरिंग हो जाती है थिक, जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। उसके बाद कुछ ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। अब जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो एंट्रम, एक फॉलिकुलर कैविटी बनने लग जाती है, जैसे मैंने बोला था, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं, बाकी की जो ग्रेनुलोसा सेल्स है उससे अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो उस कैविटी को क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। अब जो थीका लेयर है, थीका लेयर 2 उसमें कन्वर्ट रहती है, इंट्रा एंड एक्सटर्ना, 2 थीका लेयर बन गई। ठीक है, अब जो कुछ ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं जो इससे अटैच्ड हैं, किससे, ओवम से अटैच है, उनको कोरोना रेडिएटा बोलेंगे अब। ठीक है, अब उनको ग्राफियन फॉलिकल में कोरोना रेडिएटा बोलेंगे। अभी तक हम उसे बस ग्रेनुलोसा लेयर या सेल्स कह रहे थे, अब उसे कोरोना रेडिएटा कहेंगे। ठीक है, अब जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होगा, इनकी ये लेयर टूट जाएगी। ठीक है, एंड ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओवम जो सेकेंडरी oocytes है वो मैच्योर होकर ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो ओवम रिलीज़ होगा। जब ओवम रिलीज़ होगा तो वो क्या होता है, सेकेंडरी oocytes रिलीज़ होता है, उसमें क्या रहता है, जोना पेलुसिडा लेयर भी रिलीज़ होगी उसके साथ, मतलब वो उसी पे अटैच रहेगी। और कोरोना रेडिएटा जो बाकी की जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये भी उसी पे अटैच रहेगी, बाकी के सारे रप्चर हो जाएगा और बस इतना सा बाहर रिलीज़ हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहेंगे, जिसमें ओवम रिलीज़ होगा। अब इसमें भी जैसे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में पहले आपको प्रोसेस समझा दी थी, बाद में उसके जो फेजेस स्टेजेस आए हैं उसको एक्सप्लेन किया नोट्स के साथ, इसमें भी मैंने आपको oogenesis पूरा समझा दिया है। अब मैं बस उसके जो ग्रेथ फेज़, मैच्योरेशन, मल्टीप्लिकेशन के फेजेस रहते हैं, इनको मैं बाद में नोट्स के साथ एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने आपको बहुत इजी वे से समझा दिया। जब नोट्स आएंगे मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए। थैंक्स, हैव अ गुड डे।